Julie, hello student, welcome back to the another class of economics. कल हमने शॉर्ट रन इक्विलिब्रियम के बारे में पढ़ा। परफेक्ट कंपटीशन में शॉर्ट रन इक्विलिब्रियम कैसे होता है, उसके कंडीशंस क्या होते हैं, और आज जो हम शुरू करेंगे उसमें हम लॉन्ग रन इक्विलिब्रियम परफेक्ट कंपटीशन में कैसे होगा, उसकी कंडीशंस क्या हैं, उसके बारे में पढ़ेंगे। अब लॉन्ग रन में कंडीशंस क्या है इक्विलिब्रियम के, शॉर्ट रन की तरह ही लॉन्ग रन में के कंडीशन भी सेम है, लेकिन इसमें एक एडिशनल कंडीशन होता है इक्विलिब्रियम का। पहला कंडीशन जैसे होता है हमारा शॉर्ट रन में होता है, उसी की तरह सेम होता है कंडीशन। पहला कंडीशन है प्राइस जो होता है इज इक्वल टू मार्जिनल कॉस्ट इज इक्वल टू मार्जिनल रेवेन्यू, जहां पे मार्जिनल कॉस्ट को मार्जिनल रेवेन्यू को कट करता है। ये वाला क्या था हमारा मार्जिनल रेवेन्यू, या फिर हम इसको प्राइस भी कह सकते हैं। इन तीनों को बराबर होना पड़ता था, जो कि शॉर्ट रन में भी यही कंडीशन था। अब दूसरा कंडीशन जो शॉर्ट रन में नहीं होता है, इस लॉन्ग रन में होता है, वो चीज क्या है, वो है प्राइस इज इक्वल टू एवरेज कॉस्ट को। अब ये कंडीशन एक्स्ट्रा है लॉन्ग रन इक्विलिब्रियम में। अब प्राइस इज इक्वल टू एवरेज कॉस्ट कर्व, अब इसको और लॉन्ग रन एवरेज कॉस्ट कर्व भी लिख सकते हैं, क्योंकि हम लॉन्ग रन की बात कर रहे हैं। अब हमारा सवाल ये है कि प्राइस को लॉन्ग रन एवरेज कॉस्ट कर्व के बराबर होना क्यों जरूरी है। क्या होगा अगर प्राइस लॉन्ग रन एवरेज कॉस्ट से ज्यादा या कम होगा, जो कि हमारे शॉर्ट रन में होता है, तब इक्विलिब्रियम क्यों नहीं होगा। क्योंकि अब लॉन्ग रन कौन सा सिचुएशन होता है, लॉन्ग रन एक ऐसा सिचुएशन होता है, लॉन्ग रन क्या है, लॉन्ग रन इकोनॉमिक्स में एक ऐसा सिचुएशन या टाइमलाइन होता है जिसमें कि फर्म एंटर या एग्जिट कर सकता है और फर्म अपना फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन चेंज कर सकता है। इसलिए अगर इसमें लॉन्ग रन एवरेज कॉस्ट के बराबर ना होके एवरेज कॉस्ट के कम होगा, एवरेज कॉस्ट से अगर प्राइस कम होगा, तो नए फर्म्स क्या होगा इसमें एंट्री करेंगे, क्योंकि प्राइस ज्यादा मिल रहा है तो इनको प्रॉफिट भी ज्यादा होगा। इसलिए नए फर्म्स एंट्री करने के कारण इसके प्राइस में फिर से चेंज आएगा और फिर से इक्विलिब्रियम में फिर से पहुंच जाएगा। इसी तरह से जब लॉन्ग रन एवरेज कॉस्ट कर्व ज्यादा होगा तो इससे क्या होगा, बहुत से फर्म को नुकसान होगा, और इसमें लॉन्ग रन के कारण, लॉन्ग रन टाइमलाइन के कारण ज्यादातर फर्म इसमें से जो जिनको मुनाफा नहीं हो रहा, प्रॉफिट नहीं हो रहा है, वो इस इंडस्ट्री से निकल के जाएंगे। तो फिर से ये इक्विलिब्रियम पे पोजीशन पे पहुंचेगा, जहां पे लॉन्ग रन एवरेज कॉस्ट कर्व और मार्जिनल कॉस्ट और प्राइस सब एक जगह पे मिलेंगे। ये चीज होता है इक्विलिब्रियम। तो देखा हमने शॉर्ट रन और लॉन्ग रन में डिफरेंस क्या है, कि शॉर्ट रन में तो सिर्फ मार्जिनल कॉस्ट को और प्राइस या फिर मार्जिनल रेवेन्यू बराबर होना चाहिए, लेकिन लॉन्ग रन में प्राइस, मार्जिनल कॉस्ट और लॉन्ग रन एवरेज कॉस्ट भी बराबर होना चाहिए। अब लॉन्ग रन एवरेज कॉस्ट और प्राइस बराबर कब होगा, हमें पता है, हमने अपने प्रीवियस चैप्टर में पढ़ा है कि कॉस्ट कंसेप्ट में जब हमारा एवरेज कॉस्ट जो है और मार्जिन, जैसे ये एवरेज कॉस्ट है, मार्जिनल कॉस्ट कब कहां से इसको इंटरसेक्ट कर रहे हैं, इसके मिनिमम पॉइंट जो है यहीं से ही इंटरसेक्ट करता है। ये हमने प्रीवियस चैप्टर में पढ़ा है कि नहीं। तो इसलिए ये कंडीशन होता है कि जब हमारा मार्जिनल कॉस्ट कर्व इस एवरेज कॉस्ट कर्व को कट करेगा या इंटरसेक्ट होगा, तो इसका मिनिमम पॉइंट होगा। तो कंडीशन में हम ये भी लिख सकते हैं, कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम, प्राइस इज इक्वल टू मिनिमम ऑफ लॉन्ग रन एवरेज कॉस्ट कर्व। लॉन्ग रन एवरेज कॉस्ट कर्व के मिनिमम पे ही हमेशा इसको इंटरसेक्ट करेगा। तो ये भी एक कंडीशन हमारा बन जाता है लॉन्ग रन इक्विलिब्रियम में। अब हम लॉन्ग रन को एक और नाम भी कह सकते हैं कि
इसमें लॉन्ग रन को ऑप्टिमम साइज भी कहते हैं। ऑप्टिमम साइज या फिर सोशली डिजायरेबल साइज ऑफ प्रोडक्शन। क्यों कहते हैं हम इसको लॉन्ग रन इक्विलिब्रियम को ऑप्टिमम साइज या सोशली डिजायरेबल? क्योंकि जब हम लॉन्ग रन में प्रोडक्शन करते हैं तो हमारा कॉस्ट सबसे कम जहां पे होता है उस जगह पे हम प्रोडक्शन करता है। इससे क्या होता है कि कंज्यूमर को लोएस्ट कॉस्ट पॉसिबल जो है वो मिलता है और कंज्यूमर को भी फायदा होता है और पूरे सोसाइटी को फायदा होता है। इसलिए इसको कहते हैं ऑप्टिमम साइज प्रोडक्शन या फिर सोशली बेनिफिशियल भी कह सकते हैं। अब और दूसरा चीज इसमें और एक क्वेश्चन आ सकता है कि अब कॉस्ट हमारा कॉस्ट भी सेम है और रेवेन्यू मार्जिनल रेवेन्यू भी सेम है, तो क्या हमें इस लॉन्ग रन में जीरो प्रॉफिट हो रहा है या जो फर्म्स इसमें काम कर रहे हैं क्या वो जीरो प्रॉफिट पे काम कर रहे हैं? क्योंकि यहाँ पे प्राइस तो हमारा कॉस्ट और रेवेन्यू तो बराबर आ रहा है, जीरो मतलब कि प्रॉफिट भी जीरो आना चाहिए। तो जीरो प्रॉफिट के प्रॉब्लम को समझने के लिए हमें ये दो चीज समझना चाहिए कि प्रॉफिट के दो टाइप्स होते हैं। एक तो होता है अकाउंटिंग प्रॉफिट और दूसरा होता है इकोनॉमिक प्रॉफिट। अब इन दोनों में डिफरेंस क्या है? जब हम बिजनेस में पढ़ते हैं तो हम अकाउंटिंग प्रॉफिट की बात करते हैं, तब उस सिचुएशन में बिजनेस में कोई भी एडवाइजेबल नहीं होगा कि आप जीरो प्रॉफिट पे काम करें, अपना बिजनेस चलाएं, अपना इंडस्ट्री चलाएं। उस चीज को उस केस में हम ऐसे सिचुएशन में काम नहीं करेंगे। लेकिन जब हम इकोनॉमिक्स में पढ़ते हैं तो इकोनॉमिक प्रॉफिट की बात करते हैं, तो इस इकोनॉमिक प्रॉफिट में हम क्या करते हैं? जब हमारा कॉस्ट है, यहाँ पे कॉस्ट की बात कर रहे हैं, जब कॉस्ट की बात कर रहे हैं तब इसमें इंक्लूडेड होता है हमारा जो इसमें मैनेजरियल सर्विसेज, जिसने फर्म का मैनेजर या ओनर जो सर्विस दे रहा है उसका कॉस्ट जितना भी है वो भी हमने इसमें कॉस्ट में इंक्लूड किया है। तो इसका मतलब कि उसको अपने कॉस्ट जो सर्विस दे रहा है उसका भी फायदा हो रहा है, वो भी इंक्लूडेड है, मतलब कि जीरो प्रॉफिट नहीं है। और जो उसने फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन लगाया है, कैपिटल लगाया है, फैक्ट्री इंडस्ट्री में जो भी मशीनरी लगाया है उन पे जो रिटर्न आ रहा है वो भी इस कॉस्ट में इंक्लूडेड है। कि इसका मतलब कि जब ऑप्टिमम साइज पे हम प्रोडक्शन कर रहे हैं तो प्रोड्यूसर को जीरो प्रॉफिट नहीं हो रहा है, नॉर्मल एक प्रॉफिट हो रहा है जिसमें उसका मैनेजरल सर्विस जो दे रहा है उसके लिए भी उसको पैसा मिल रहा है और जो उसने कैपिटल इन्वेस्ट किया है उस पे भी उसको रेंट या इंटरेस्ट जो भी है मिल रहा है। ठीक है, तो इस दोनों डिफरेंस की वजह से हमें पता चलता है कि इकोनॉमिक्स में ये लॉन्ग रन में हमें जीरो प्रॉफिट नहीं मिल रहा है, कि जो फर्म है उसको प्रॉफिट नॉर्मल प्रॉफिट मिल रहा है। अभी हमने जीरो इकोनॉमिक प्रॉफिट की बात किया, उसमें हमने क्या एज्यूम किया है कि सभी फर्म्स जितने भी परफेक्ट कंपटीशन में जितने भी सारे फर्म्स है उनका कॉस्ट एक ही जैसा है, उनका जो लेबर का कॉस्ट होगा या मशीनरी का कॉस्ट सबका एक जैसा। क्या होगा जब डिफरेंशियल कॉस्ट होगा? डिफरेंशियल कॉस्ट होगा जो कि एक रीजनेबल अजम्पशन होगा, क्योंकि हर किसी फर्म का कॉस्ट अलग अलग होगा, हर किसी फर्म का जो साइज भी अलग होगा, तो ऑब्वियसली कॉस्ट अलग होगा। अगर कॉस्ट अलग होगा तो क्या प्रॉफिट जीरो प्रॉफिट सबको होगा कि नॉर्मल प्रॉफिट होगा, कि या फिर किसी फर्म को एबनॉर्मल प्रॉफिट भी हो सकता है। इन केस ऑफ डिफरेंशियल कॉस्ट जब होता है हमें एक और कंसेप्ट होता है कि मार्जिनल फर्म का। अब ये मार्जिनल फर्म क्या होता है? मार्जिनल फर्म वो फर्म होता है, अब जैसे कि इसमें बड़े सारे फर्म्स होंगे उनका कॉस्ट अलग अलग हो, मार्जिनल फर्म वो फर्म होगा जिसका कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन सबसे ज्यादा होगा। अब इन केस ऑफ डिफरेंशियल कॉस्ट हमें इक्विलिब्रियम के लिए और एक कंडीशन होना जरूरी है कि मार्जिनल फर्म का एवरेज कॉस्ट ऑफ
मार्जिनल फर्म जो है उसके बराबर प्राइस भी होना चाहिए। प्राइस इज इक्वल टू एवरेज कॉस्ट ऑफ मार्जिनल फर्म। तो डिफरेंशियल कॉस्ट कंडीशन में हमारा ये कंडीशन भी इक्विलिब्रियम के लिए जरूरी है कि प्राइस जो है एवरेज कॉस्ट ऑफ मार्जिनल फर्म के बराबर होना है। क्या होगा अगर प्राइस एवरेज कॉस्ट ऑफ मार्जिनल फर्म के बराबर नहीं होगा, ज्यादा होगा, तो सेम केस न्यू फर्म्स एंटर करेंगे या फिर ज्यादा कम होने के कारण या एग्जिट करेंगे, तो एक इक्विलिब्रियम सिचुएशन में नहीं रहेगा। जब ये सिचुएशन रहेगा प्राइस मार्जिनल फर्म वो फर्म जिसका कॉस्ट सबसे ज्यादा है तो उसके कॉस्ट के बराबर एवरेज कॉस्ट के बराबर होगा, उस केस में डिफरेंशियल कॉस्ट कंडीशन में भी इक्विलिब्रियम होगा और बाकी जो फर्म से मार्जिनल फर्म से ऊपर जो है उनको इससे ज्यादा प्रॉफिट, नॉर्मल प्रॉफिट से भी ज्यादा होगा और मार्जिनल फर्म को सिर्फ नॉर्मल प्रॉफिट ही होगा। अब जो नेक्स्ट टॉपिक है हमारा, अभी तक हमने परफेक्ट कंपटीशन के बारे में कहा कि उसमें इक्विलिब्रियम कैसा होता है, लॉन्ग रन, शॉर्ट रन, सब कुछ किया, उसके फीचर्स भी किए। अब जो नेक्स्ट टॉपिक हम डिस्कस करेंगे वो है अनदर फॉर्म ऑफ मार्केट, वो है मोनोपोली मार्केट। अब मोनोपोली क्या होता है? मोनोपोली एक ऐसा फॉर्म ऑफ मार्केट होता है, एक मार्केट का ऐसा स्ट्रक्चर होता है जिसमें सिंगल सेलर होता है, सिंगल सेलर या प्रोड्यूसर। इसमें प्रोडक्शन करने वाला या फिर सेल करने वाला एक ही फर्म होता है। जिस तरह की हमने परफेक्ट कंपटीशन में पढ़ा था कि नंबर ऑफ फर्म्स बहुत ज्यादा होता है, सेलर्स और बायर्स बहुत ज्यादा होता है, लेकिन इसमें सिर्फ सिंगल एक ही फर्म पूरे मार्केट को डोमिनेट करता है। इसको या कभी कभी कहते हैं सिंगल फर्म इंडस्ट्री, पूरा इंडस्ट्री एक ही फर्म चलाता है, इसलिए मोनोपोली कहा जाता है। मोनो का मतलब भी क्या होता है? वन, सिंगल। तो मोनोपोली इज अ फॉर्म ऑफ मार्केट वेयर देयर इज अ सिंगल seller or producer of a goods selling a product which has no close substitute। अब इसमें मोनोपोली जो सेलर या प्रोड्यूसर होता है वो कैसा गुड्स सेल करता है? एक ऐसा गुड्स जिसका नो क्लोज सब्स्टिट्यूट, नो क्लोज सब्स्टिट्यूट। इसमें प्रोडक्ट कैसा होता है? एक ऐसा प्रोडक्ट होता है जिसका कोई क्लोज सब्स्टिट्यूट नहीं होता। सब्स्टिट्यूट क्या होता है? जैसे कि हमने पहले आपने पढ़ा होगा कि प्रोडक्ट जैसे गुड्स होगा, टी का सब्स्टिट्यूट क्या है? कॉफी। ऐसा प्रोडक्ट ये मोनोपोली प्रोड्यूस करता है जिसका कोई सब्स्टिट्यूट नहीं है। अगर ये प्राइस राइज करे तो दूसरे पे ना जा सके, ऐसा एक प्रोडक्ट होता है मोनोपोली का, जो प्रोडक्ट होता है जिसका कोई सब्स्टिट्यूट नहीं है। थर्ड, इसका मोनोपोली में क्या थर्ड फीचर क्या होता है? तीसरा पॉइंट क्या है? इस टाइप ऑफ मार्केट में स्ट्रॉन्ग बैरियर्स। अब इस टाइप ऑफ मार्केट में एंट्री करने बहुत ही मुश्किल होता है। बैरियर्स लगाए होते हैं ताकि ये मोनोपोली रहे। अगर यहाँ पे बैरियर्स नहीं होगा, कोई भी इस टाइप ऑफ मार्केट में एंट्री कर लेगा तो क्या होगा कि मोनोपोली रहेगा ही नहीं, क्योंकि दूसरा कोई फर्म आ जाएगा इस इंडस्ट्री में, तो क्या होगा? मोनोपोली से ये ड्यूपोली मार्केट बन जाएगा। ऐसे ही तीसरा, चौथा, पांचवा आता जाएगा तो ये मोनोपोली स्ट्रक्चर रहेगा ही नहीं। इसलिए ऐसे टाइप ऑफ मार्केट में क्या होता है? स्ट्रॉन्ग बैरियर्स होता है। बैरियर्स अलग अलग तरह के होते हैं। या कभी होता है पेटेंट्स की तरह, कभी गवर्नमेंट लाइसेंसिंग देता है। जैसे कि होता है कि कोल माइनिंग में गवर्नमेंट इन्वॉल्व रहती है। जितने भी कोल माइंस है, पहले तक क्या था कि कोल माइनिंग जो करेगा उनका लाइसेंसिंग गवर्नमेंट देगा या फिर गवर्नमेंट का कंपनी ही माइनिंग करेगा। तो ऐसे बैरियर्स रखे होते हैं गवर्नमेंट या फिर पेटेंट्स की तरह, जिसके कारण ऐसे बैरियर के कारण ये मोनोपोली रहता है। अब नेक्स्ट फीचर इसमें आएगा प्राइस मेकर।
मोनोपोली जो फर्म होता है वो क्या होता है, प्राइस मेकर होता है। जिस तरह हमने परफेक्ट कंपटीशन में पढ़ा था कि उस सिचुएशन में फर्म या फिर बायर दोनों क्या होता है, प्राइस टेकर, जो मार्केट में डिटरमाइन होता है प्राइस उसी को लेना पड़ता था। लेकिन इस सिचुएशन में मोनोपोली खुद एक ही फर्म होता है, वो ही सेलर होता है, तो वो क्या डिटरमाइन करता है कि प्राइस मार्केट में प्राइस कितना होगा, आउटपुट कितना वो सेल करेगा, वो सब डिटरमाइन कौन करता है, एक मोनोपोली फर्म प्राइस डिटरमाइन करते हैं। इसलिए इस मोनोपोली फर्म को भी कहते हैं प्राइस मेकर फर्म भी कहते हैं। अब नेक्स्ट हम करेंगे कि सोर्स या कॉज ऑफ मोनोपोली, या फिर को कहेंगे सोर्स। मोनोपोली कैसे क्रिएट होता है, इसका सोर्स या रीजन कॉज क्या होता है मोनोपोली का। इसका मेन अब 4-5 रीजन है, इसको एक एक करके हम लिखेंगे। पहला मेन सोर्स या कॉज होता है मोनोपोली का, वो है पेटेंट या कॉपीराइट। पेटेंट या कॉपीराइट क्या होता है, ये किसी को एक्सक्लूसिव राइट्स देता है कि कोई चीज प्रोडक्शन करना है। जैसे कि किसी ने कोई फिल्म बनाया, किसी ने कोई बुक लिखा होगा, किसी ने कोई दवाई इन्वेंट किया होगा, तो उसको इन्वेंट करने के लिए क्या मिलता है, पेटेंट या कॉपीराइट मिलता है। इससे क्या होता है, वो वही बंदा जो जिसने वो इन्वेंट किया है या फिर लिखा है बुक, कोई भी बुक लिखा है, सिर्फ वही उसका पब्लिश कर सकता है या उसी का ऑथराइज होगा कि किसी को पब्लिश करने के लिए दे। तो इसके कारण उसका मोनोपोली हो जाता है। जैसे कि किसी ने बुक लिखा है तो उसका मोनोपोली हो गया कि वो बुक कितने प्राइस पे बेचे या कितना बेचे, उसका कॉपीराइट वो है। कोई दूसरा कोई फर्म या दूसरा पब्लिशर उस बुक को पब्लिश नहीं कर सकता बिना उसके परमिशन के, क्योंकि उस बुक का कॉपीराइट उसके पास है। या फिर जैसे कि कोई नया दवाई डेवलप होता है, जैसे कि अभी कोरोना वायरस का अगर कोई वैक्सीन डेवलप होगा तो जिस कंपनी ने डेवलप किया उसको क्या मिलेगा, उसका पेटेंट मिलेगा। वही कंपनी उसको डेवलप मैन्युफैक्चर कर सकता है या फिर सेल कर सकता है। पेटेंट और कॉपीराइट क्यों दिया जाता है फिर? अगर पेटेंट और कॉपीराइट देने से एक तो कभी प्रॉब्लम भी होता है, क्योंकि एक ही फर्म मोनोपोली होता है तो उससे प्राइस भी ज़्यादा होता है। लेकिन पेटेंट या कॉपीराइट क्यों दिया जाता है, इसका मेन रीज़न ये है कि इनोवेशन या इन्वेंशन को बढ़ाने के लिए, या इन्वेंशन जो करते हैं उनको बढ़ोतरी देने के लिए, इन्वेंशन जो या इनोवेशन करते हैं। क्या होगा अगर कॉपीराइट नहीं दिया जाएगा? किसी ने बुक लिखा है, उसको कोई लिखने के बाद कोई दूसरा पब्लिश कर लेगा तो उसके इकोनॉमिक बेनिफिट कुछ भी नहीं उसको मिलेगा। तो इसलिए उसको पर्टिकुलर टाइम के लिए पेटेंट या कॉपीराइट दिया जाता है, ताकि ऐसे लोगों को जो कि इनोवेशन या इन्वेंशन करते हैं उनको इंकरेज किया जाए। अब दूसरा कॉज या सोर्स होता है मोनोपोली का, वो होता है कंट्रोल और रॉ मटेरियल। रॉ मटेरियल पर कंट्रोल जिसके पास होगा उसके थ्रू भी मोनोपोली हो सकता है। जैसे कि एग्जांपल लेते हैं कि टेलीकॉम सेक्टर में अभी तो हमारा कंपटीशन है, बहुत सारे फर्म्स हैं, जैसे कि जियो है, एयरटेल है, वोडाफोन है, बीएसएनएल है। लेकिन पहले ऐसा सिचुएशन नहीं था। पहले स्पेक्ट्रम को सारा कंट्रोल कौन करता था? यहाँ पे स्पेक्ट्रम एक रॉ मटेरियल है जिसको कंट्रोल करता था गवर्नमेंट। सिर्फ गवर्नमेंट की कंपनी ही सर्विस दे पा रही थी, चाहे लैंडलाइन हो या मोबाइल। तो इस सिचुएशन में रॉ मटेरियल पे कंट्रोल होने के कारण मोनोपोली क्रिएट होता है। इसमें मोनोपोली किसने क्रिएट किया? गवर्नमेंट ने खुद किया। सो ये एक कॉज है मोनोपोली का। अब तीसरा है एक इकोनॉमी ऑफ स्केल।
कुछ इंडस्ट्रीज में क्या होता है कि लॉन्ग रन एवरेज कॉस्ट कर्व जो ऐसे होते हैं, पूरे मार्केट को सप्लाई करने के लिए, जैसे कि पूरे मार्केट को सप्लाई कितना होता है आउटपुट, ओके, लॉन्ग रन एवरेज कॉस्ट कर्व पूरे मार्केट का एक ऐसा ही होता है कि एक ही फर्म पूरे मार्केट को सप्लाई कर सके। तो इन केस ऐसा इकोनॉमी ऑफ स्केल हो तो एक ही फर्म क्या करता है कि पूरे के पूरे मार्केट को सप्लाई करने लगता है। अब दूसरा आएगा तो उसका कॉस्ट हाई होगा दूसरे का, क्योंकि इनिशियल वो आउटपुट कम करेगा, तो इसलिए इस जो पहले जो फर्म आया है उसका कॉस्ट कम होगा, तो यही मोनोपोली में एग्जिस्ट रहेगा, दूसरा फर्म नहीं आ पाएगा क्योंकि उसका कॉस्ट ज्यादा होगा। अब चौथा रीजन होता है एक एडवर्टाइजमेंट या फिर कह सकते हैं ब्रांड रॉयल्टी। कंपनीज क्या करता है, अपना प्रोडक्ट को ज़्यादा से ज़्यादा एडवर्टाइज करता है और एक ब्रांड रॉयल्टी के तरफ ले जाता है। इसमें क्या होता है कि कंपनीज अपने जो भी प्रोडक्ट है उसको कंज्यूमर के दिमाग में बिठा लेता है। इससे क्या होता है कि कंज्यूमर अगर कोई दूसरा कोई कंपनी नया प्रोडक्ट लेके आए तब भी उसी ब्रांड पे स्टिक रह जाता है, ब्रांड रॉयल्टी उसी ब्रांड पे रहता है। इस केस में क्या होता है कि वही प्रोडक्ट, एक ही प्रोडक्ट पूरे मार्केट में रह जाता है। तो इस एक्सेसिव एडवर्टाइजमेंट से भी क्या होता है, मोनोपोली भी क्रिएट होता रहता है। तो आज हमने पढ़ा कि लॉन्ग रन इक्विलिब्रियम कैसा होता है और मोनोपोली मार्केट क्या होता है और उसके फीचर्स पढ़े और उसके सोर्स क्या होते हैं वही पढ़े। और आप नेक्स्ट क्लास में हम उससे आगे चलेंगे। थैंक यू।